स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर, एक कंटिन्यूअस वॉर चली आ रही है। आखिरी बार ऐसा एग्जाम्पल आपने कब देखा या सुना था? वर्ल्ड वॉर में 1 साल होने को आया रशिया और यूक्रेन की वॉर को। आप जानते हैं 1 साल हो गया है, 1 साल से ज्यादा हो गया है। क्या इतनी लंबी वॉर चलती है? क्या नुकसान हुआ और क्या चाहते क्या हो, उसके इंप्लीकेशंस क्या है, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। आप हमारे कोर्सेज स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। जितने भी IAS के स्टूडेंट्स हैं उनको यह बता दूं कि हमारे ये कोर्सेज कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर्ड तरीके से करवाए जाते हैं। तो 2024 और 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जितने विद्यार्थी हैं, चाहे हिंदी माध्यम के हो या हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम के हो, जिनका अटेम्प्ट इंग्लिश में होगा, आप सभी के लिए स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लाइव हैं हमारी वेबसाइट पर। और जो लेटेस्ट कोर्स है उसका नाम है GS फाउंडेशन बैच फॉर 2025। 2025 के लिए GS फाउंडेशन बैच जो है वो लाइव हो चुका है। यह बैच तकरीबन 1000 घंटों की लाइव टीचिंग में पूरा सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का कवर करवाएगा। एज एस्पिरेंट्स आप क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? आपको चाहिए सिलेबस कंप्लीशन, आपको चाहिए अच्छे टीचर्स, आपको चाहिए एप्लीकेशन नॉलेज की एप्लीकेशन, यानी टेस्ट सीरीज के थ्रू, चाहे वो MCQ बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो या वो आंसर राइटिंग सब्जेक्टिव टेस्ट हो, दोनों ही। और क्लासेस खत्म हो जाने के बाद एक गाइडेंस स्ट्रैटेजी जो एग्जामिनेशन तक आपको असिस्ट करेगी मेंटर्स के थ्रू। ये सारी ही चीजें इंक्लूडिंग ज्ञानवाणी सेशंस जो एक्स ब्यूरोक्रेट्स की गाइडेंस होगी आप लोगों के लिए, इंटरव्यू गाइडेंस सेशंस आपके मेंस क्लियर करने के बाद, NCERT क्लासेस या NCERT सेशंस, ये सारी ही चीजें कवर करवाते हैं हम लोग और हमारी टीम, जो बहुत ज्यादा मेहनत करती है आप तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने के लिए, और वो भी सबसे अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आइए कहें मेरे साथ, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मेरा कोड है सांघी लाइव। सांघी लाइव मेरा कोड है। इस कोड के साथ आप हमारे कोर्सेज को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं स्टडी IQ IAS की वेबसाइट पर। जिस बैच की यहां बात हो रही है, कोड यूज करने के बाद आप डिस्काउंटेड प्राइस पाएंगे, वो है 19,000 रुपए। 19,000 रुपीज इज द प्राइस ऑफ द कोर्स, जहां पे ये सारे फीचर्स जो मैंने आपको बताए ये आपको प्राप्त होंगे। और इसी के साथ साथ आप ये जो PDFs में यूज करता हूं करंट अफेयर्स पढ़ाने के लिए, रमेश सिंह की सीरीज के लिए, इकोनॉमिक सर्वे के लिए, ये मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आयुष सांघी IAS अकेडमी। जरूर सब्सक्राइब करें, जुड़े मेरे साथ इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चाहे इंस्टा हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे ट्विटर हो। ये सारी चीजें आपको एक बहुत बढ़िया वैल्यू एडेड कंटेंट देंगी। बड़ा मजा आएगा, इंटरेक्शन होता है यहाँ पे। हम बहुत सारे ओपिनियन बेस्ड चीजें जो है वो देते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टा हो या वो टेलीग्राम हो। तो इन चीजों पे हमारे साथ जुड़े। आइए देखते हैं डैमेजेस ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। आपको पता है आंकड़ा क्या जा रहा है? कितने लोग घायल हुए और कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे? तो इनका आंकड़ा क्या जा रहा है? What is that statistic? What is that fact? पहले आपको फैक्ट दिखाते हैं। ये फैक्ट देखिए, 8,000 से ऊपर लोग जो है सिविलियंस, आर्मी नहीं, 8,000 से ऊपर सिविलियंस, आप और हम जैसे लोग जो है, मैंगो पीपल, उनकी मौत हो चुकी है, दे हैव बीन किल्ड। और उसी के साथ साथ तकरीबन 13,000 लोग ऐसे हैं, 13,287 पीपल हु हैव बीन इंजर्ड, ये इंजर हो चुके हैं। ये सारे आंकड़े जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन, मानव अधिकार कमीशन से आते हैं। फरवरी 2022 में ये वॉर स्टार्ट हुई थी, टू बी प्रिसाइज 24 फरवरी 2022। और जैसा आप जानते हैं 1 साल से ज्यादा हो गया है, हम खड़े हैं मार्च 2023 के महीने में। रशिया हैज इन्वेडेड यूक्रेन। जो ये इन्वेजन हुआ है ये 3 तरफ से हुआ है, अभी आपको मैप दिखाएंगे। और अगले कुछ दिनों में यह देखा जाएगा जहां 2 सबसे बड़े शहर यूक्रेन के, जिसमें से एक यूक्रेन की राजधानी है, कीव की बात कर रहे हैं, और दूसरी है खार्किव।
कम अंडर इंटेंस शेलिंग। शेलिंग का मतलब है गोलाबारी हो रही है, बमबारी हो रही है और मिसाइल अटैक्स। ये चीजें देखी जा रही है रशिया यूक्रेन वॉर में 1 साल बाद। मतलब कि कभी तो थम जाओ भाई, कभी तो थम जाइए, लेकिन थमने का नाम ही नहीं है। दे आर नॉट विलिंग टू स्टॉप। तो जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये एक मैप है। इस मैप के थ्रू आपको वो एरियाज दिखाते हैं जहां पर रशिया ऑलरेडी घुस चुका है, घुसपैठी चीज कर चुका है। इट हैज ऑलरेडी इनफिल्ट्रेटेड। क्रीमिया एक ऐसा रीजन है जो रशिया पहले ही अनेक्स कर चुका था 2013-2014 में। तो इस रीजन को तो आप हटा दीजिए। ये ब्लैक सी रीजन है, तो ब्लैक सी की तरफ से रशिया ने सदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, ये जो सदर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, इसमें एक पोर्शन को अनेक्स करा है। तो दिस इज क्लोज टू रशिया, ब्लैक सी रीजन के थ्रू घुसे। उसके बाद ईस्ट से रशिया जो है वो यहां पे घुसा, ये डॉनबास है और ये कई सारे रीजन्स हैं, इन सब एरियाज में एंट्री हुई है। और अब जो है नॉर्दर्न पार्ट से रशिया घुस चुका है। ये पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न पार्ट से रशिया जो है वो घुस चुका है। तो साउथ, ईस्ट और नॉर्थ पार्ट तभी खार्किव हो गया और अब कीव की तरफ जो है ये जा रहे हैं। कीव की तरफ रशियन आर्मी मार्च कर चुकी है या जा रही है। तो अगर कीव आपके कब्जे में आ जाता है, राजधानी या खार्किव आपके कब्जे में आ जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव शहर है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, ये आपके कब्जे में आ जाते हैं, तो यूक्रेन पूरा आपके कब्जे में आने के चांसेस है। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अनेक्स। तो आप देख सकते हैं जो रशियन आर्मी है वो इस तरफ सदर्न पार्ट की तरफ, ये रशियन कंट्रोल में है मेलिटोपोल। लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बिफोर इन्वेजन जो था वो ये था, अब वो यहां घुस चुके हैं। मारियोपोल, डोनेट्स्क इधर आ चुके हैं, लुहांस्क आ चुके हैं, और अब ये जो पूरी सी रीजन है नॉर्दर्न पार्ट की कीव के पास, रीटेकन बाय यूक्रेन सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर, ये भी रशियन आर्मी ने ले ली थी। अब रशिया वापस इस तरफ जो है वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है। इट इज ट्राइंग टू एंटर दिस एंटायर रीजन। जब रूस ने यूक्रेन पे इन्वेड करा तो उस टाइम यूक्रेन के काफी सारे लोग आजू बाजू वाले देश में, जैसे होता है ना, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड्स द नेबरिंग कंट्रीज। आप जान बचाने के लिए कहां जाओगे? अपनी नेबरिंग कंट्री, अपनी बाजू वाले देश में जाओगे। जो चीज पूरी दुनिया में देखी गई है और हमारे तो पड़ोसी मुल्क के साथ देखी गई है, आज भी वही प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश के जितने लोग हैं, ईस्ट पाकिस्तान में जब कत्लेआम हो रहा था, जब पाकिस्तानी आर्मी वहां के सिविलियंस को मार रही थी, तब लोग भाग भाग के कहां आए? हिंदुस्तान आए। असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा आज तक बसे हुए हैं, जिनका नाम एनआरसी में निकल कर आया। सिमिलरली ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज यूक्रेन। यूक्रेन के जितने एक्सप्लॉइटेड लोग थे, वो सारे के सारे लोग बेलारूस जो नेबरिंग कंट्री है, सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज पोलैंड में गए, तकरीबन 8 लाख रेफ्यूजीज। स्लोवाकिया, ये चेक और स्लोवाकिया दो अलग अलग देश है। स्लोवाकिया की बात हो रही है। हंगरी, रोमेनिया, मोल्डोवा, इन सारे देशों में यूक्रेनियन रेफ्यूजीज अपनी जान बचाने के लिए भागे, क्योंकि यूक्रेन में रशियन आर्मी ने हमला बोल दिया था। अब सोच के देखिए कि जेलेंस्की से ज्यादा ढीठ आदमी भी नहीं होगा, वो भी खड़ा हुआ यहां पे जो है इंटरव्यूज दे रहा है। चाहे वो बेयर ग्रिल्स का इंटरव्यू हो उसमें भागने का, चाहे वो वोग मैगजीन का कवर पेज हो, चाहे वो जो बाइडेन का कुछ हो, वो हर जगह इंटरव्यू। फीफा वर्ल्ड कप में जाने को वो तैयार है, वहां पे अपील करने को तैयार है। मतलब अपनी जनता को मरने के लिए छोड़ के वो सब कुछ करने को तैयार है। और यूक्रेन को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? ये जरा सा देश, आपको क्या लग रहा है इसको इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? कहां से इतनी एनर्जी आ रही है? आपको दिखाते हैं कि जितने देश हैं, जितने नाटो देश हैं, उन्होंने किस तरीके से यूक्रेन को असिस्टेंस दी है, यूक्रेन को कितना पैसा दिया है और कितनी कमिटमेंट वो ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें सबसे ऊपर जो नंबर आता है वो आता है अमेरिका का। यूएस हैज ऑलरेडी कमिटेड $46.6 बिलियन कमिटमेंट मेड बाय डोनर्स फॉर आर्म्स एंड इक्विपमेंट, कि आप हथियार खरीदो, आप इक्विपमेंट खरीदो, तुम वॉर लड़ो। इनको करना चाहिए कि सुलह करवाओ, लेकिन ये वॉर लड़वा रहे हैं। अमेरिका को देखिए $47 बिलियन, यूके $5 बिलियन, ईयू, पोलैंड, जर्मनी सब 2.5-3 बिलियन के आसपास है। कनाडा, नेदरलैंड्स, इटली, फ्रांस, नॉर्वे, ये सारे नाटो देश हैं। इन सारे देशों ने कुल मिला के जो है आप देख सकते हैं 80 से 90 बिलियन डॉलर ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं और आने वाले टाइम में भी करेंगे। वॉर में क्या होता है? सरकारों की जेबें भरती हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की जेबें भरती हैं, भरमार करप्शन होता है, क्योंकि वॉर में कभी कोई सवाल नहीं पूछता।
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट और सीबीआई इसलिए बनी थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिंदुस्तान में जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स है वो बहुत मैसिव करप्शन कर रहे थे. सो कमिटमेंट्स बाय ईयू इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड कमीशन, काउंसिल, यूरोपियन यूनियन कमीशन, काउंसिल, ईपीएफ एक्सेट्रा, ये सारे लोग यहां पे इंक्लूडेड थे. कुल मिला के आप देख सकते हैं $138 बिलियन, $138 बिलियन जो है वॉर की कॉस्ट. ये तो बड़ी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री हुई भाई. कौन सा बिजनेस इतना रेवेन्यू देता है? लेकिन वॉर एक ऐसा बिजनेस है जिसने $150 बिलियन का बिजनेस दोनों देशों को और पूरी दुनिया को दिया है. आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा किसने कमाया है? यूएस ने. $46 बिलियन ऐसे उठा के थोड़ी दे दिया. डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट से कि तुम हमें पेमेंट करो, हम तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम तुम्हें असला, बारूद, बंदूक, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं. 7200 सिविलियंस जो है, 8000 से ऊपर सिविलियंस की जान जा चुकी है. 14 मिलियन लोग डिस्प्लेस होकर अलग अलग देशों में भाग चुके हैं या मर चुके हैं. उसके साथ साथ 3 लाख जो जवान हैं, जो आर्मी के लोग हैं, उतने लोग जान से अपनी जान गंवा बैठे हैं. तो उसमें से 2 लाख रूस के सोल्जर्स हैं और 1 लाख यूक्रेन के सोल्जर्स हैं. सोल्जर्स दैट हैव बीन डेड और वुंडेड. आप देख सकते हैं जंग क्या करती है. व्हाट डज अ वॉर डू? तो अब जो सवाल उठता है वो ये है कि इस वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट है. व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द वॉर, इंपैक्ट ऑफ दिस वॉर ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी? इस चीज के रीजंस को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है. आइए जानते हैं कौन कौन से रीजंस हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट इंपैक्ट? जो पहला इंपैक्ट है वो देखा जा रहा है ऑन द फूड प्राइसेस. सो इफेक्ट ऑन फूड ग्रेन प्राइसेस, खाने पीने के दाम, अनाज का दाम. इसमें एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, एक सरप्राइजिंग सा स्टैटिस्टिक है कि यूक्रेन और रूस, आपको पता है कितने फूड ग्रेन्स, कितना अनाज एक्सपोर्ट करते थे पूरी दुनिया में? 1/4 अनाज जो एक्सपोर्ट होता था पूरी दुनिया में वो होता था रशिया और यूक्रेन से मिला के. 23% ऑफ टोटल फूड ग्रेन्स एक्सपोर्टेड, जिसमें से यूक्रेन का शेयर भी काफी अच्छा था. वो पूरा का पूरा अफेक्टेड है. इट हैज बीन अफेक्टेड. उसका आंकड़ा जो है वो अच्छा खासा था. क्वांटिटी हैज बीन अफेक्टेड एंड प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड. एंड द सेम हैज हैपेंड विद रशिया. वही चीज रूस के साथ भी हुई है. वन ऑफ द मोस्ट विजिबल साइंस ऑफ द वॉर वाज इट्स इफेक्ट ऑन फूड ग्रेन प्रोडक्शन. यूक्रेन जो है चौथा सबसे बड़ा देश था जो कि एक्सपोर्ट करता था अनाज को, जो 9% होता था ग्लोबल व्हीट एक्सपोर्ट्स के. अगर व्हीट की, गेहूं की बात करी जाए, द कंट्री वाज आल्सो द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सनफ्लावर ऑयल, जिससे वेजिटेबल ऑयल बनता है, जो खाने पीने के लिए बनाया जाता है. 9% जो वेजिटेबल ऑयल का एक्सपोर्ट था वो यूक्रेन से होता था. रूस और यूक्रेन से मिला के तकरीबन 23% का एक्सपोर्ट होता था. 23% ऑफ एक्सपोर्ट्स दैट यूज्ड टू हैपन. बात हो रही है व्हीट की. They were responsible for 63.6% of the world's sunflower and seeds. आप देख सकते हैं कितना मैसिव एक्सपोर्ट हुआ है. तो अब जब वॉर होती है तो आप फंड करते हो वॉर को. वॉर को फंड करने के लिए आप अपने एक्सपोर्ट्स के दाम को बढ़ा सकते हो या एक्सपोर्ट्स के दामों को बढ़ाते हो. आप देख सकते हैं यहां पे ये परसेंटेज दी हुई है. बार्ले में 9.7% यूक्रेन का शेयर था, 9.5% जो है वो रशिया का शेयर था. मेज 18%. और ये ग्लोबल फूड एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है. ग्लोबली जितना फूड एक्सपोर्ट होता है उसमें से 18% इन 2 देशों से आता है. बार्ले का 19 आता है. सनफ्लावर ऑयल का 64% आता है. सोच के देखिए, 64% पूरी दुनिया का कुकिंग ऑयल जो हम यूज करते हैं, जो आपने सुना होगा, जो कुकिंग ऑयल यूज करते हैं वो कहां से आता है? रशिया, यूक्रेन से. और व्हीट 23%. ये चीज है. इनके आंकड़े, इन एक्सपोर्ट्स के जो है प्राइसेस, दे हैव रिजन लाइक क्रेजी. मतलब एकदम पागलों की तरह इस चीज का दाम बढ़ा है. आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसके दाम वैसे भी कोविड के पहले भी बढ़ रहे, वॉर के पहले भी बढ़ रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड. कोविड जब पैंडेमिक के बाद दुनिया खुली तो उस टाइम पे प्राइसेस बढ़ चुके थे. लेकिन वॉर के बाद प्राइसेस बिल्कुल स्काई रॉकेट कर गए. बात हो रही है जनवरी 2022, फरवरी 2022 की. जब वॉर शुरू हुई तब आप देख सकते हैं प्राइसेस हैव रिजन. जो फूड प्राइस इंडेक्स है, अगर इंडेक्स की बात करी जाए तो वो 250 का आंकड़ा जो है वो स्केल कर चुकी थी. आप देखिए, मैसिव. और ये जितनी भी चीजें हैं, मीट, डेयरी, सीरियल, ऑयल, शुगर, इन सब का प्राइस जो है ये बढ़ रहा है. फिर धीरे धीरे करके 1 साल के अंदर जो है प्राइसेस फिर से लेवल पे आए हैं. लेकिन अभी भी प्राइसेस जो है वो हाई है, 150 के ऊपर है. द प्राइसेस आर अबव 150. तो अगर आप नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये जो इंडेक्स है ये 250 है और यहां पे 150 की इंडेक्स आती है.
जैन 2020 में ये इंडेक्स 100 के आसपास रहा करती थी, इट यूज्ड टू बी क्लोज टू 100। तो ग्लोबल फूड प्राइसेस सर्ज्ड इन द इनिशियल मंथ्स ऑफ द वॉर, बहुत ज्यादा मैसिवली प्राइसेस बढ़े, और ये प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होते हैं। तो इस वॉलेटिलिटी को देखा गया कि अब दुनिया को महंगे फूड ग्रेन्स खरीदने पड़ रहे हैं, क्योंकि फूड ग्रेन्स की भी जरूरत है। 4 महीने तक इट रिमेन्ड अबव 150, जैसा मैंने आपको दिखाया है ये 150 है, और 150 के ऊपर ये आंकड़ा रहा मैक्सिमम चीजों का, सीरियल, ऑयल, शुगर, फूड प्राइस इंडेक्स। हाउएवर दिस इंडेक्स हैज ईज्ड सिंस देन, इंडेक्स जो है इजी हो गई है, मतलब दाम कम हो गए हैं। सप्लाई क्रंच ऑफ ग्रेन्स एंड द सर्ज इन देयर प्राइसेस, जो प्राइसेस बढ़े हैं इन द वर्ल्ड that was facing an increasing number of climate shocks and recovering from the pandemic triggered the increase in prices। पैंडेमिक की वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज हुए उसकी वजह से हमने इसमें बढ़ोतरी देखी, लेकिन वॉर की वजह से जो है एकदम स्काई रॉकेट कर गया। आप देख सकते हैं इट रीच्ड मैसिव हाइट्स। ये चीज देखी गई थी फरवरी 2022 के बाद। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जो फूड प्राइस इंडेक्स बनाई है वो 141.2 से 160 तक पहुंच गई, द हाईएस्ट लेवल एवर रिकॉर्डेड। ये चीज जो है ये देखी गई है फूड प्राइस इंडेक्सेस में। तो ये पहली चीज थी जो मैसिवली अफेक्टेड थी। उसके बाद आती है दूसरी चीज, वो क्या है? वॉलेटिलिटी इन ऑयल प्राइसेस। ये तो आप लोग जानते ही हैं, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है ऑयल के प्राइसेस पे, और ऑयल प्राइसेस की वजह से पूरी दुनिया पे तेल महंगा हो गया। और इसमें कोई नई बात नहीं है, 1970s 1980s में गल्फ में वॉर हुई थी, यानी कि सऊदी की वॉर, ईरान इराक के बीच में वॉर, इराक सीरिया के बीच में वॉर, मैसिव वॉर हैपेंड। और उस वॉर में सबसे पहली चीज जो गल्फ कंट्रीज करती है वो तेल के दाम बढ़ा देती है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के पास कमाने का एक ही साधन है, वो है तेल। सिमिलरली रूस के पास भी कमाने का एक बड़ा मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है तेल, इसलिए तेल का दाम जो है रूस ने बढ़ाया और ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ गए। प्लस ऑयल के पीछे डिप्लोमेसी हुई, पॉलिटिक्स हुई। कैसी डिप्लोमेसी हुई आपको बताते हैं। A surge in prices and disruption in oil and gas supplies in Europe were the other casualties। यूरोप जो है वो रशिया के बिल्कुल बाजू में है, वो पूरा का पूरा तेल सप्लाई जो है रशिया से इंपोर्ट करता था। जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड्स, पोलैंड, ये सब रशिया से तेल इंपोर्ट करते थे। अब रूस के साथ नाटो देशों की लड़ाई हो रही है, या रूस के साथ यूक्रेन की लड़ाई हो रही है जिसको नाटो का सपोर्ट है, तो यूरोपियन यूनियन के देश रूस से तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो रूस का जो तेल है एज इट इज रह जाएगा, और यूरोपियन यूनियन के देशों को अपना ऑल्टरनेटिव तेल कहीं और से इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा दाम का होगा, क्योंकि आपकी सप्लाई चेन फिक्स नहीं है। आपके देशों में पाइपलाइंस मिडिल ईस्ट से या अमेरिका से नहीं आती है। ऑयल प्राइसेस जो है वो कोविड की वजह से ऑलरेडी इन्फ्लेटेड थे बिफोर द इन्वेजन, ड्रिवन बाय रिकवरी ऑफ डिमांड पोस्ट द पैंडेमिक। रशिया यूक्रेन वॉर ने स्थिति और खराब कर दी है, क्योंकि अब जो है आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हो लेकिन आपको दाम बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। सो रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, अकाउंटिंग फॉर एज मच एज 10% ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स। 10% पूरी दुनिया का मार्केट रूस के पास है। वो 10.5 मिलियन बैरल ऑयल जो है प्रोड्यूस करता है, तेल को बैरल्स में नापा जाता है, एक दिन में प्रोड्यूस करता है। 10.5 मिलियन बैरल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल प्रोडक्ट्स पर डे, ये 2020 में उन्होंने प्रोड्यूस करा। एंड यूरोपियन कंट्रीज वर हाईली डिपेंडेंट ऑन रशिया, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने अपने ईगो के कारण जो है रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। उल्टा वो बाकी देशों को जो है पुश कर रहे थे कि आप भी रूस से तेल ना खरीदें। अगर आपने रूस से तेल खरीद के रूस को पैसा दिया तो एक तरफ से आपके हाथों पे खून है, आपके हाथों पे यूक्रेनियन के सिविलियंस का खून है अगर आप रशिया से तेल खरीदते हो। यह एक्यूजेशन भारत पे भी आया था। तो आप देख सकते हैं क्रूड प्राइसेस। अब देखिए 11 फरवरी 2022 रशिया इन्वेड्स यूक्रेन, इसी के आसपास फरवरी में हुआ, और प्राइसेस जो है तेल के कहां तक पहुंच गए, ये तकरीबन $140 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे एक टाइम पे। और इसी तरीके से ऑयल जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था अबव $120 पर बैरल। लेकिन रशिया ने इतना हाई प्राइस नहीं रखा क्योंकि रशिया के पास तेल के बायर नहीं थे। हिंदुस्तान ने रशिया के साथ इसी बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करा कि रशिया इंडिया को सस्ता तेल प्रोवाइड करेगा। सो तेल जो है, तेल का दाम $80 प्रति बैरल हो गया, लेकिन उसे होने में 8 महीने लगे, 9 महीने लगे। तो आप देख सकते हैं ये तेल का दाम जो है कम होते 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 रफली इट्स होवरिंग अराउंड $80 पर बैरल, $80 प्रति बैरल पे ये जो है घूम रहा है। EU said it would cut oil imports from Russia by 2/3
This triggered a further increase in oil prices, which climbed to a 14-year high of $140 per barrel in March 2022. ग्लोबल इन्फ्लेशन की वजह से, रिसेशन फियर्स की वजह से, वीक डिमांड की वजह से और लॉकडाउन की वजह से द प्राइसेस हैव ईज्ड एंड ब्रेंट क्रूड इज अबाउट $80 पर बैरल। रशिया भी जो है वो हैसियत में आ गया कि इतना महंगा तेल मत बेचो, कोई खरीदेगा नहीं और कुछ नहीं होगा। ये दूसरा रीजन था। दिस वाज द सेकंड इफेक्ट ऑन द ग्लोबल डिमांड। अब इसकी वजह से तीसरी चीज जो थी वो थी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होना। भाई तेल महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, आपकी सप्लाई चेन महंगी है, दूसरे देश में पहुंचोगे कैसे? आपकी पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्बेड है, सब खत्म हो गया। पहला रीजन लॉकडाउन, दूसरा रीजन वॉर। यहां पर बाल्टिक इंडेक्स के हिसाब से जो इंटरवेंशन है वो कैलकुलेट होती है। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स से ये पता चलता है कि आपके प्राइसेस कितने बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो बाल्टिक एक्सचेंज ड्राई इंडेक्स दैट मेजर्स द कॉस्ट ऑफ शिपिंग गुड्स वर्ल्ड वाइड सर्ज टू 3000। अब 3000 से ऊपर पहुंची, लेकिन कहां से पहुंची? तकरीबन 1400 से पहुंची, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग। ये सप्लाई चेन डिसरप्शन है, इसको सप्लाई चेन डिसरप्शन कहते हैं। इस ग्राफ के थ्रू देखें कि रशिया इन्वेड्स यूक्रेन, इसके थ्रू हुआ क्या? ये फरवरी मार्च के बीच में यहां पे था 2000-2500 के बीच जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा था। ये बढ़ते बढ़ते जो है पीक टच करा तकरीबन 3500 का। उसके बाद धीरे 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 केम डाउन और ये 6 महीने में ईज हुआ, लेकिन फिर से बढ़ गया, क्योंकि जब वॉर बढ़ती है या जब फंड करना होता है तो फिर से ये इंडेक्स जो है ये बढ़ जाती है। लेकिन इट टच द पीक, यानी कि आपका सप्लाई चेन बहुत एक्सपेंसिव है, इट इज एक्सेसिवली एक्सपेंसिव। एंड लास्टली जो चौथी चीज है दैट इज जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन। ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन, दो पोल्स है दुनिया के जो कि बट रहे हैं। फिर वही बात, जो कोल्ड वॉर हुई थी ये हॉट वॉर है। हॉट वॉर का मतलब एक्टिव वॉर है, रूस अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो है फ्रैगमेंटेशन है। ज्योग्राफिकल तो है ही, इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन भी हुआ क्योंकि चीजें महंगी हो गई। जब महंगी होती है और वॉर हो जाती है, सपोर्ट करना होता है, तो फिर लोग घुसते हैं बीच में, इंटरवीन करते हैं। इंटरवेंशंस जितने कम हो उतनी ही अच्छी अर्थव्यवस्था चलती है, लेकिन यहां पे इंटरवेंशंस खूब सारे हो गए, इस वजह से अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल पाई। नंबर ऑफ इंटरवेंशंस हैव इंक्रीज्ड। Trade tensions between the world's two largest economies have been rising amid a global surge in new trade restrictions. नए ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से प्राइसेस और बढ़ते जा रहे हैं, टेंशन और बढ़ती जा रही है। नंबर ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स आर राइजिंग। तो ये बढ़ते जा रहे हैं कि आप प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स को राइज कर रहे हैं। तो आईएमएफ का जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ड्यू टू द इन्वेजन, इट इज इंक्रीज्ड जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन। तो ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन के थ्रू चीजें बढ़ रही हैं। सरकारी इंटरवेंशंस आर हार्मफुल टू ग्लोबल ट्रेड। यस, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस आप जितनी होंगी, भाई सैंक्शंस लगा रहे हो, इंटरवीन कर रहे हो, इंटरवीन कैसे करोगे? बैन कर दोगे, रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, टैरिफ लगाओगे, टैक्सेस लगाओगे, इसको बोलते हैं इंटरवेंशंस। अब इंटरवेंशंस आप देख पा रहे हैं 2019 तक कितने कम थे, 2020 में कोविड के बाद कितने बढ़ गए, 2021 में और 22 में जब वॉर शुरू हुई कितने सारे इंटरवेंशंस है, 3000 से ऊपर इंटरवेंशंस है। 304 such interventions by countries have already recorded in 2023। 2023 को शुरू हुए टाइम ही कितना हुआ है? तो इंटरवेंशंस इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से ट्रेड जो है वो डिस्टॉर्टेड है। द ट्रेड इज मैसिवली डिस्टॉर्टेड। तो ये जो था ये इंपैक्ट था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, जिसे हम ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ जो चीज हमें मैटर करती है, जो आपको मैटर करती है, दैट इज कि रशिया का इंपैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना हुआ। हाउ वॉज द इंडियन इकोनॉमी इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑन यूक्रेन? वॉज इंडिया एक्टिवली इन द वॉर? क्या भारत ने उस वॉर में पार्टिसिपेट करा है? क्या भारत ने दोनों में से किसी भी दो देश को एक्टिवली सपोर्ट करा है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हैज इंडिया एक्टिवली सपोर्टेड ईदर ऑफ द टू कंट्रीज? हैज इंडिया फंडेड द वॉर डायरेक्टली? क्या भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी किसी तरीके से इन्वॉल्व था? तो भारत के ऊपर इंपैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया पे इंपैक्ट हो रहा है। सो व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द वॉर ऑन इंडिया? भारतीय अर्थव्यवस्था पे, भारत की आर्थिक स्थिति पे क्या इंपैक्ट है, यह देखने वाली बात है। आइए आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज की देते हैं। पूरी दुनिया जो है आज भी ऑयल इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। द एंटायर वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इकोनॉमी। ऑयल इकोनॉमी यानी कि हम ऑयल के इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। वी डिपेंड ऑन ऑयल इंपोर्ट्स। जब ऑयल इंपोर्ट्स की बात होती है
तो हम तेल को इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से और उसके बेसिस पे हमारी आर्थिक व्यवस्था जो है वो चलती है, अर्थव्यवस्था इस पे चलती है। तो व्हेन वी इंपोर्ट ऑयल, जब हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और ऑयल के इंपोर्ट्स के बेसिस पे फंक्शन करते हैं, तो यदि ऑयल का प्राइस बढ़ जाए तो हर चीज का प्राइस बढ़ जाता है। इंपोर्ट्स महंगे और इस ऑयल को यूज करा जाता है एज अ रॉ मटेरियल, एज क्रूड और इवन एज रिफाइंड in all the inputs. This is used as an input for all the industries. आप inputs की तरह इंडस्ट्रीज में यूज करोगे तो क्या होगा? फिनिश्ड गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, सप्लाई चेन महंगा हो जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। और इन सारी चीजों को देखते हुए हम क्या देख सकते हैं कि इसकी वजह से महंगाई कितनी ज्यादा हो जाएगी। जब महंगाई ज्यादा होगी, जब महंगाई ज्यादा होगी तो महंगाई का क्या इंपैक्ट होगा कि डिमांड कम हो जाएगी। When the demand would be less, it would lead to falling employment and rising unemployment. Industrial growth would be massively affected and growth overall would be highly affected. इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का यानी 2022 का जो इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, उनके प्रोजेक्शंस भारत को लेके थे 8% ग्रोथ, 9% ग्रोथ, 8% पर एनम, 9% पर एनम। इंडिया आरबीआई के प्रोजेक्शंस तकरीबन 8% के थे। मतलब सारे संस्थाओं ने 7 to 9% का ग्रोथ का आंकड़ा भारत के लिए दिया था। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आते ही 25 दिन के अंदर वॉर हो गई। जब 25 दिन के अंदर वॉर हो जाएगी तो आप फिर कहां जाओगे? आपके ग्रोथ के आंकड़े क्या दिखाते हैं? आइए देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 21-22 प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ एट 8 to 8.5%, एंड दिस इज समथिंग व्हिच हैज बीन स्टेटेड बाय ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, आरबीआई कहता है 7.8, इकोनॉमिक सर्वे 8.5, वर्ल्ड बैंक 8.7, आईएमएफ 9% और जीडीपी ग्रोथ रेट फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट 2023 के जो है वो 7% है। इसको रिवाइज करा गया जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। तो इंडिया wasn't directly impacted by the war. Its trade with Russia was impacted before conflict was largely limited to what? The defense sector. क्योंकि रशिया ने हमेशा भारत को डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करा है। Its trade with Ukraine wasn't significant either. हमारा बहुत ज्यादा फर्क ट्रेड की वजह से नहीं पड़ा है। इनफैक्ट ट्रेड रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बढ़ गया है रशिया के साथ। इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ वॉर वाज ऑन द इंडियन इकोनॉमी। कैसे इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ अफेक्ट हुई? It led to a recession and severe slowdown in advanced economies besides jacking up the demand, commodity prices. Commodity prices बढ़ गए। अगर रशिया का इंपैक्ट यूरोपियन यूनियन पे होगा तो यूरोपियन यूनियन भारत से इंपोर्ट करना बंद कर देगा। ये इंपैक्ट होता है, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट। तो देख सकते हैं आप, द फोरकास्ट वाज रिवाइज्ड टू 7% इन द फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट्स विद नो साइन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन ये हो गई 24 दिन आफ्टर द सर्वे। तो जाहिर सी बात है आपकी जो डिमांड है वो उस तरीके से रिवाइज होगी कि इट मे नॉट बी इवन 5%, वो 5% हो सकता है, 5% भी ना पहुंच पाए। दूसरी चीज, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज। ये तो हमारा इंपोर्ट है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो फॉर नेट एनर्जी इंपोर्टर लाइक इंडिया, सर्ज इन फ्यूल प्राइसेस लास्ट ईयर लेड टू अ मैसिव डिटेरियोरेशन इन डिमांड, इन ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस खराब हो गया, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट खराब हो गया as merchandise imports hit record monthly highs. So later on India sourced discounted crude oil and other items from Moscow. हमने discounted basis पे रशिया से ही इंपोर्ट करा, जो हम लोग $80 प्रति बैरल और उससे भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस एक टाइम पे तकरीबन $62 प्रति बैरल पे इंपोर्ट कर रहे थे। तो प्राइसेस जो है ऑन द बॉयल, हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रूड ऑयल प्राइसेस। आप देखिए, क्रूड ऑयल प्राइसेस $80 से जनवरी 2022 में, जो कि प्री वॉर था, बढ़ते 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 110 से ऊपर पहुंच गया, फिर इसके आसपास रहा, फिर होते 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 साल के एंड तक वापस 80 के आसपास आया और फरवरी 2022 में अभी भी 80 से थोड़ा सा ऊपर है। फूड प्राइस इंडेक्स आप देख सकते हैं 130 से राइज करके ऊपर गया, फिर जो है थोड़ा फॉल होना शुरू हुआ, फिर नीचे आके अब जाके स्टैटिक हुआ है। और सीरियल प्राइस भी इसी तरीके से देखा गया है। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस थोड़ा कंट्रोल में इसलिए आए क्योंकि रशिया के पास अपने तेल के बायर नहीं थे, ईयू ने खरीदना बंद कर दिया था। द प्राइस ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल बास्केट हैज आल्सो फॉलन अप्रिशिएबली इन रीसेंट मंथ्स, जो कि अच्छी बात है, एंड इज एवरेजिंग ओवर $80 इन फरवरी, जो कि $116 हुआ करता था सिर्फ 2 या 3 महीने पहले।
और इसका इंपैक्ट क्या हुआ, जो मैंने आपको बताया, ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट का जो फॉर्मूला है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। जब ये ट्रेड डेफिसिट हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक्सेसिव पेमेंट्स आती हैं जो हमने इंपोर्ट्स के लिए पे करी है। तो अगर मैं तेल इंपोर्ट कर रहा हूं और तेल का दाम बढ़ जाए तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है या करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। सर्विसेज ट्रेड हैज बीन गोइंग ग्रेट गन्स। सर्विसेज के एक्सपोर्ट ने भारत को हमेशा सपोर्ट करा है। भारत सर्विसेज के एक्सपोर्ट ने सपोर्ट करा है, सर्विसेज के जीडीपी कंट्रीब्यूशन ने सपोर्ट करा है। A combination of record services export and easing global commodity prices have helped bring down India's overall trade deficit to $1.27 billion in January from $16.32 billion in September 2022। तो 16 बिलियन जो डेफिसिट पहुंच गया था वो इस पिछले महीने तकरीबन $1.25 बिलियन पे पहुंच गया, जो कि अच्छी न्यूज है, लेकिन हमने बहुत ट्रेड डेफिसिट खाया है। सो जनवरी के लिए जो ट्रेड डेफिसिट है वो डिक्लाइन होकर $17.75 बिलियन पे आया 22 बिलियन से, जो कि अभी भी ज्यादा है लेकिन फिर भी काफी हद तक कंट्रोल देखा गया है। तो भारत का ट्रेड बैलेंस आप देख सकते हैं, गुड्स जो है वो डेफिसिट में है, सर्विसेज सरप्लस में। ब्लू इज सर्विसेज एंड दिस ऑरेंज इज गुड्स, ये चीज देखी जा रही है। तो गुड्स में, मर्केंडाइज में हमेशा भारत डेफिसिट में रहा है क्योंकि हम एक नेसेसिटी इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट चाहे हो या ना हो, लेकिन तेल जरूर इंपोर्ट होगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी चलती तेल पे है। तो देखिए जो डेफिसिट सितंबर तक इतने ज्यादा पहुंच गए थे वो धीरे 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 ईज हुए हैं, अब इतने हो गए हैं। तो भारत का ट्रेड बैलेंस हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड। तो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड बैलेंस हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड, इट हैज ड्रास्टिकली कम डाउन। तो ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, पहले इतना ट्रेड डेफिसिट था, इतना हुआ, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, अब इतना कम हो गया है, विच इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात है। और अब आखिरी जो चीज है वो है इंडियन करेंसी, हमारी करेंसी। इंडियन करेंसी का डेप्रीसिएशन हुआ। डेप्रीसिएशन क्यों हुआ? क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे हो गए, तो इंडियन करेंसी केप्ट ऑन डेप्रीशिएटिंग। अपनी करेंसी का डेप्रीसिएशन अरेस्ट करने के लिए आरबीआई ने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे आरबीआई के पास, वो बेचने शुरू करें। जब आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बेचते हो, यानी कि डॉलर्स निकालते हो मार्केट में, तो आप डॉलर की सप्लाई बढ़ा रहे हैं। जब आप डॉलर की सप्लाई बढ़ाते हो और डिमांड ऑलरेडी है, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस ईज करते हैं। सिंपल डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो वॉलेटिलिटी को अरेस्ट करने के लिए आरबीआई ने डॉलर और मार्केट में उतारे अपने खुद के रिजर्व्स कम करके, और उस वजह से रुपी का जो डेप्रीसिएशन है उसे अरेस्ट किया गया। इस वजह से आप ये ध्यान रखें या इसको समझें कि इंडियन करेंसी जो है उसको स्टेबल करके रखा गया, वो बहुत ज्यादा नहीं गिरी, इनफैक्ट स्टेबल रही, कुछ टाइम के लिए बीच में अप्रिशिएट भी हुई थी। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है इंडियन करेंसी के डेप्रीसिएशन का या इंडियन करेंसी के फॉल का, कि हमने उसे उतना फॉल नहीं होने दिया। सो आरबीआई टू सेल रिकॉर्ड अमाउंट्स ऑफ फॉरेक्स फ्रॉम इट्स रिजर्व्स टू रिड्यूस एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। सेंट्रल बैंक हैज मेंटेन्ड दैट इट्स रिजर्व्स नाउ आर अंडर $600 बिलियन। देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हर देश को मेंटेन करना जरूरी है और करते हैं डिपेंडिंग कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो आरबीआई ने भी $600 बिलियन से ज्यादा के रिजर्व्स को रखा हुआ था, लेकिन अब समझ में आया कि उतने रिजर्व्स की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट यहां तक बात हो चुकी है कि साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया को अपनी खुद की करेंसी में ट्रेड करना चाहिए, ना कि यूएस डॉलर में। तो इसको इन्होंने बेच के इससे आंकड़ा कम कर दिया है। दे रिमेन एडिक्वेट while the exchange rate has retreated below the 83 per dollar mark. As it is expected, the war's impact on Indian economy has been adverse. ये तो हमें पता है। तो देखिए, यूएसडी जो है वो 74 था जनवरी 2022 में, बढ़ते 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 जो है वो 82 क्रॉस कर गया। फिर आरबीआई ने बेचना शुरू हुए तो ये कंट्रोल हुआ, रफली 82 के आसपास होवर कर रहा है। और कैसे हुआ? जब हमने फॉरेक्स रिजर्व्स को कम करा। तो फॉरेक्स रिजर्व जो थे वो $620 बिलियन के थे। आरबीआई ने इसको बेच बेच के वो ले आए तकरीबन $530 बिलियन पे। इससे डॉलर वीक होगा, रुपी स्ट्रांग होगा। तो आप देख सकते हैं ये टाइमलाइन कि बेचना शुरू करा और ये डॉलर जो, रुपी जो है इतना डिप्रिशिएट कर रहा था, ये और कर सकता था, ये यहां पहुंच सकता था, लेकिन नहीं पहुंचा। और अब हम तकरीबन $560 बिलियन के आसपास हमारे फॉरेक्स रिजर्व है। तो आप देख सकते हैं कि भारत ने काफी कोशिश करी है इसको अरेस्ट करने की। और फाइनली
डिमांड जो है या स्लो डाउन जो दिख रहा है वो इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स की वजह से हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करी है। आप जानते हैं जितने की पॉलिसी रेट्स हैं वो बढ़ाए गए हैं और नए मेजर्स को भी इंट्रोड्यूस करा गया है, जैसे कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा रिकॉर्ड हाई चल रहा है, ये दुनिया में चल रहा है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है और डेफिनेटली ज्यादा चलेगा क्योंकि तेल के इंपोर्ट ज्यादा है। व्हाइल ग्रोथ हैज सफर्ड, economists expect the rapid tightening of monetary policy in developed countries to combat multi-decade high inflation. It will hurt external demand for India's exports. भाई दूसरे देशों में रिसेशन है या इन्फ्लेशन ज्यादा है, वहां के देश इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हो जाएंगे। And growth rate close to 5% in 23-24 from 7% this year. तो ये चीज देखी गई है। तो आप ये देख सकते हैं सीपीआई इन्फ्लेशन जो है, भारत ने इन्फ्लेशन को बहुत अच्छे से टैकल करा है। WPI इन्फ्लेशन जो है वो भी काफी कम हो गया है। CPI इन्फ्लेशन हैज बीन लेस, GDP ग्रोथ वो भी कम देखा गया है। दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली इन द लास्ट 4 or 5 quarters. This is something that we have seen. We have been able to manage inflation well, which no other country has been able to manage that well. तो ये चीज थी भारत की आर्थिक स्थिति पे उसका इंपैक्ट। तो हाउ इंडिया हैज इवॉल्व्ड विद दिस वॉर, भारत कैसे इवॉल्व हुआ है। भारत को आप ये मान के चले कि भारत का एवोल्यूशन इतना मैसिव है कि भारत ने रशिया से तेल खरीदा बिना अपने वेस्टर्न पार्टनर्स को, या कहा जाए मेटाफोरिकली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करने दिया। वेस्ट के साथ अपने जितने संबंध हैं उनको मेंटेन करते हुए रूस से अगर आप तेल खरीद पा रहे हो, यह भारत की डिप्लोमैटिक विन है। मैं बात कर रहा हूं जयशंकर साहब की। सो इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन बैलेंसिंग द रिलेशंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, बिटवीन टू पोल्स और अ बाइपोलर वर्ल्ड। India's neutral stance on the war was born out of necessity, but over time, with clever and sharp moves, India evolved into what? A well-defined position. So it's nothing short of a diplomatic coup. coup हुआ और diplomatic basis पे कि आप एक देश से तेल खरीद रहे हो, उसी तरफ दूसरी तरफ जो बाइडेन भी आपको सपोर्ट कर रहा है। India has managed to keep its ties with Russia healthy, intact, while deepening its relations with the West. So जो ओरिजिनल गैंगस्टर है वो कौन है आप जानते हैं। उस ओजी को मद्देनजर रखते हुए ये चीजें ठीक से हम आज की डेट में कर पा रहे हैं कि आप बैलेंस करके अपने संबंधों को चले। तो जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है इसे समराइज करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। 1 year ऑफ रशिया वॉर। हमारा जीएस फाउंडेशन बैच 2024 और 25 के एस्पिरेंट्स के लिए लाइव है, इसको सब्सक्राइब करें आज ही मेरे कोड के साथ जो कि है सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड पे आपको डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम। ये पूरा कोर्स आपको उपलब्ध होगा सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में। इसमें सारे फीचर्स जितने पॉसिबल हैं उससे ज्यादा फीचर्स हैं। टॉप एडुकेटर्स द्वारा आपको लाइव टीचिंग मिलेगी और प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस मिलेगा। जरूर सब्सक्राइब करें इस कोड के साथ जो कि है सांघी लाइव। आइए समराइज करते हैं पूरे टॉपिक को 1 मिनट के भीतर। रशिया यूक्रेन वॉर को 1 साल हो गया है। इसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या हुआ? प्राइसेस हर चीज के बढ़े, चाहे फूड ग्रेन प्राइसेस हो, चाहे ऑयल प्राइसेस हो। सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई क्योंकि बहुत लोग इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सैंक्शंस लगे हैं और जियो इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन हो गई। दुनिया बढ़ चुकी है इकोनॉमिकली भी और ज्योग्राफिकली भी। वॉर ने आज तक 8,000 सिविलियंस की जान ली और 13,000 से ऊपर सिविलियंस घायल हैं। उसी के साथ साथ 2 लाख रशियन सोल्जर्स घायल या मर चुके हैं और 1 लाख यूक्रेनियन सोल्जर्स जो है वो घायल या मर चुके हैं। 300,000 सोल्जर्स वर ईदर वुंडेड और डेड। इसका जो इंपैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था पे देखा गया है वो ये है कि हमारी ग्रोथ इंपैक्टेड है। ग्रोथ इंपैक्टेड क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत हाई है, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही थी जिसकी वजह से आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एक्शंस या स्टांस लिया इसको अरेस्ट करने के लिए। फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए क्योंकि सबसे पहले जो है वो फ्यूल प्राइसेस ज्यादा होते हैं और हमने रशिया से तेल इंपोर्ट करना शुरू करा। इंडिया ट्रेड बैलेंस वर्सन क्योंकि हम फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। यदि फ्यूल का प्राइस बढ़ता है तो ट्रेड बैलेंस खराब होता है। इंडिया हैज मैनेज टू कन्विंस द वर्ल्ड पावर्स कि हम जो है बहुत क्लेवरली भारत ने मैनेज करा है। रूस से तेल खरीदेंगे वो इकोनॉमिकली हमारे लिए वायबल है,
लेकिन हम वेस्ट से संबंध नहीं तोड़ेंगे. इट आर इंटरेस्ट विल गाइड आर डिप्लोमैटिक एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज. दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक. ये जो आप पीपीटी देख रहे हैं ये आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.